कि सिप इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि एक तरीके का इन्वेस्टमेंट मेथड है जहां पर आप छोटे अमाउंट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे भी कर सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपए का सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीना, तो आप उस मंथ में एक पर्टिकुलर डेट चूज कर सकते हैं जिस डेट पे आप अपना 10,000 रुपए का सिप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यूजुअली बहुत सारे लोग पहले तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में ही सिप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ताकि पैसे खर्च होने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाए। तो अभी सवाल आता है कि सिप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और इसका नंबर 1 आंसर है बहुत लोगों के पास लमसम कैपिटल नहीं होता है। यानी लोगों के पास एक ही टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में सिप इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप पैसे किसी ना किसी तरीके से खर्च जरूर कर देंगे। और इसी स्पेंडिंग हैबिट को चेंज करने के लिए और इन्वेस्टिंग की हैबिट और डिसिप्लिन अपने अंदर कल्टीवेट करने के लिए सिप इन्वेस्टमेंट आपकी मदद कर सकता है। और यही नहीं, लॉन्ग टर्म कैश कॉर्पस क्रिएट करने के लिए सिप इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी माना जाता है। और सिप इन्वेस्टमेंट को अगर आप 12% के एनुअल रिटर्न्स के साथ इलिस्ट्रेट करेंगे, तो अगर आप हर महीना 2,000 रुपए का सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, तो आपने टोटली 9.6 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन आपका पैसा 40 ईयर्स में कंपाउंड होने के बाद अराउंड 2.4 करोड़ रुपीस बन जाएंगे। और वही अगर आप 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप 7.2 लाख इन्वेस्ट करेंगे और आपका फाइनल कॉर्पस होगा अराउंड 70.6 लाख। और वही अगर आप 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 4.8 लाख और आपका फाइनल कॉर्पस होगा 20 लाख। और वही अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2.4 लाख और आपका फाइनल कॉर्पस होगा 4.6 लाख। तो इस डेटा में आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बीच में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं फाइनल कॉर्पस में। यानी इस डेटा को देख के हम क्या समझ सकते हैं, द लॉन्गर यू स्टे इन्वेस्टेड द मोर यू अर्न। और इसी रीजन की वजह से वॉरेन बफेट हमेशा ये बोलते हैं कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली एंड स्टे इन्वेस्टेड लॉन्गर, क्योंकि ये दोनों ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कोर प्रिंसिपल्स है। जहां पर टाइम जितना ज्यादा बीतता जाएगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। और इसके बाद सिप में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए एक और रीजन है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिसका प्रिंसिपल क्या है, जब भी मार्केट लो पे होता है तो हमें बाय करना चाहिए और जब भी मार्केट हाई पे होता है तो हमें सेल करना चाहिए। या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इस प्रिंसिपल को ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि जब भी मार्केट हायर लेवल्स पे होता है तो आपको कम बाय करना चाहिए और जब भी मार्केट लोअर लेवल्स पे होता है तो आपको ज्यादा बाय करना चाहिए। और इस प्रिंसिपल को यूजुअली प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हर टाइम फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका मार्केट नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग होता है और वो डेली बेसिस पे मार्केट को ट्रैक करते हैं। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यूजुअली पता नहीं लगता है कि मार्केट कब लोअर लेवल्स पे है या मार्केट कब हायर लेवल्स पे है। और इसको एनालाइज करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स के पास उतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स फुल टाइम जॉब में होते हैं या फुल टाइम बिजनेस चलाते हैं। तो इसके बीच में टाइम निकाल के ये सारा डेटा क्रंच करके कब कम खरीदना है या कब ज्यादा खरीदना है उसे डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी काम आता है, क्योंकि एसआईपी ऑटोमेटिकली ये जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है उसे फॉलो करता है। क्योंकि एसआईपी में आप हर महीना जो इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट फिक्स होता है। तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने आपके सामने एक चार्ट डिस्प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए का सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीना और आप वो इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कर रहे हैं, तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर स्टॉक का प्राइस ज्यादा हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली उस स्टॉक को कम खरीदते हैं, और वही अगर स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली उस स्टॉक के ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो फिक्स्ड है, यानी आप हर महीना 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हो। और इसलिए जब आप सिप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कोर प्रिंसिपल है, बाय लेस इन हाई मार्केट एंड बाय मोर इन लो मार्केट, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फुलफिल हो जाता है और आपको एक्सप्लिसिटली मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से ये जो फुल टाइम जॉब में है या फुल टाइम बिजनेस चलाते हैं उनके लिए सिप इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा सूटेबल भी होता है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि सिप इन्वेस्टमेंट अगर आप म्यूचुअल फंड्स में करते हैं तो वहां पर आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, जिससे पैसा कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वही अगर आप अपना पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, दैट टू इन सिप इन्वेस्टमेंट,
तो ऐसे केस में आपको कुछ पैरामीटर्स और कुछ क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैपिटल सेफ्टी और कैपिटल ग्रोथ एंश्योर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया है स्टॉक सिलेक्शन, यानी जिन स्टॉक्स में आप सिप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन स्टॉक्स को चूज करते टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होने चाहिए, और वो कंपनीज इधर मार्केट लीडर होना चाहिए, नहीं तो अपने सेक्टर में डोमिनेंट प्लेयर होना चाहिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट होना चाहिए ऑन ईयर बेसिस एटलीस्ट फॉर 5 years, और ऐसे कंपनीज का डेट इधर बहुत ही कम होना चाहिए, नहीं तो अगर कंपनी डेट फ्री है तो वो और भी ज्यादा बेहतर है। और उसके साथ साथ कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो उस सेक्टर के कंपैरिजन में रिलेटिवली हायर होना चाहिए, और ये रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट 3 years के लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए। और यूजुअली ऐसे जो क्राइटेरिया फिल करने वाले कंपनीज होती है वो यूजुअली वेल नोन ब्रांड्स होते हैं, जिसके बारे में आप डेली बेसिस पे न्यूज में सुनते हैं या प्रिंट मीडिया में पढ़ते हैं या इंटरनेट पे देखते हैं या इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका आप शैम्पू और सोप इस्तेमाल करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, HDFC या कोटक महिंद्रा बैंक जहां पर आप अपना पैसा रखते हैं, बजाज फाइनेंस जहां से आप लोन लेते हैं, नेस्ले या ITC जिसका आप नूडल्स खरीदते हैं। तो अगर आप अपने डेली लाइफ में देखेंगे तो ऐसे तमाम वैल्यूएबल ब्रांड्स आपके सामने आ जाएंगे जो यूजुअली ये तमाम स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सिप इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कितने स्टॉक्स को चूज करना चाहिए। तो आइडियली आपको एटलीस्ट 10 स्टॉक्स तो चुनने ही चाहिए, और इन 10 स्टॉक्स को पिक करते टाइम आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर से 2 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं चुनने चाहिए। और उसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो सेक्टर्स आप चुनते हो वो ग्रोइंग सेक्टर्स हो, जैसे कि बैंकिंग है, FMCG है, या ऑटोमोबाइल कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम कर रही है। तो ऐसे ही ग्रोइंग सेक्टर्स के स्टॉक आपको चुनने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है तो उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोल सेक्टर, ऑयल सेक्टर या ऑटोमोबाइल का वो सेक्शन जो इंटरनल कंबशन इंजन में काम करता है या उसके रिलेटेड पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनाता है, तो ऐसे सेक्टर्स में आपको यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पर मिनिमम 10 स्टॉक्स चुनने के पीछे कारण है डाइवर्सिफिकेशन, जिससे हर पोर्टफोलियो में 1-2 स्टॉक्स ना परफॉर्म करने का जो रिस्क होता है उसको हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद हर सेक्टर से 2 से ज्यादा स्टॉक्स ना चुनने का कारण ये है कि हम यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है उसको अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या उसमें कुछ रिसेशन का या स्लोडाउन का इंडिकेशन आ जाता है, तो ऐसे केस में अगर आपके ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स उसी पर्टिकुलर सेक्टर में है तो ऐसे केस में आपके पोर्टफोलियो के ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ सकता है। और इसी कंसंट्रेशन रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर से 2 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं चुनने चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि जो कंपनीज हम चूज करते हैं उनका साइज क्या होना चाहिए। तो यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप ऐसे ही स्टॉक्स को चुने जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, और इसीलिए जो भी आप स्टॉक्स चुनते हो मेक श्योर 70% ऑफ देम आर लार्ज कैप कंपनीज, और 30% ऑफ द कंपनीज आप मिड कैप कैटेगरी से चूज कर सकते हैं। और जैसा कि हमने स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में डिस्कस किया था, अगर आप मिड कैप कैटेगरी से भी अगर आप मार्केट लीडर्स या डोमिनेंट प्लेयर्स को चूज करते हैं तो चांसेस ज्यादा होता है कि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश कर चुके हैं। एंड यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रेकमेंडेड यही रहेगा कि ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं या स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं उसको आप ऑल टुगेदर अवॉइड करें ही तो बेटर होता है, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा होता है, और उसके साथ साथ छोटे कंपनीज में ऑपरेटर्स का पंप एंड डंप एक्टिविटी भी ज्यादा होता है, जिससे आपका जो सिप इन्वेस्टमेंट का जो प्रिंसिपल है वो ऑफ बैलेंस हो सकता है, जिससे ऑल टुगेदर जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पेनी स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स को अवॉइड करना ही थोड़ा बेटर होता है। इसके बाद भी अगर आप किसी स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है या उस कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है, तो ऐसे केस में भी स्मॉल कैप कंपनीज आपके पोर्टफोलियो के 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये है वो क्राइटेरिया जिसको आप फॉलो कर सकते हैं जब आप डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में भी कोई और क्राइटेरिया है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, और अगर आपका कमेंट नॉलेजेबल लगेगा तो मैं भी आपके कमेंट को लाइक जरूर